हेलो स्टूडेंट, बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे कुशल तथा स्वस्थ, कुशल मंगल व स्वस्थ होंगे। मेरी उम्मीद है और ये आशा भी करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास। यानी कि हम आज अपना अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बारे में बताएंगे विकास कि विकास होता क्या है। पहले मैं इसके बारे में विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ रही है। हमारी आकांक्षा और इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम जीवन में कोई भी आगे बढ़ना चाहता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो क्या कहलाता है? विकास ही कहलाता है। कैसा जीना चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, अनिवार्य वस्तुओं के ऊपर। क्या सभी को जीवन में बेहतर जीने का मौका मिलता है और वह बेहतर जीता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और अधिक से अधिक उनके अंदर आर्थिक समानताएं कैसे पाई जा सकती हैं? यही विकास कहलाता है। यही विकास कहलाता है। विकास इन सभी प्रश्नों का हमें विचार करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करता है। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी हम अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर हम ये चीज़ें देंगे और उससे हम मिलने की कोशिश भी करेंगे। विकास है क्या और सही मायने में विकास का मतलब हम क्या जानते हैं। बच्चों देखो, विकास क्या वादा करता है और विकास के बारे में हम क्या समझते हैं। देखो बच्चों, हम यह कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि या हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक भूमिहीन कृषक क्या समझता है कि उसके पास अच्छी भूमि हो, उसके पास फसल कृषि करने योग्य भूमि हो, यही उसका विकास होता है। और एक कृषक क्या चाहता है कि अच्छी मानसून आए, अच्छी वर्षा हो, यही उसके लिए विकास होता है। तो इट मीन्स विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग लोगों के ऊपर हम विकास का अर्थ अलग अलग देख सकते हैं। विकास का अर्थ अलग अलग देखते हैं। इट मीन्स भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या होगा कि काम करने के लिए अधिक से अधिक बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान करे, कोई सामाजिक परिवर्तन आए ताकि उसका आर्थिक समृद्धि हो। यही हम दूसरे देखते हैं कि जैसे मान लो एक किसान है, किसान के लिए क्या होता है? किसान अपनी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य प्राप्त करना चाहता है। मेहनती तथा सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना चाहता है, ये उसके लिए विकास हो सकता है। तो हर आदमी के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर आदमी का विकास की भूमिका में अलग अलग रूप में हम देखते हैं। इन सभी निरीक्षणों को हम ध्यान में रखते हुए क्या इन सभी को विकास की प्रगति के बारे में एक जैसा विचार करना चाहिए? तो हम उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो आइए हम उसके आगे और कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं आय तथा अन्य लक्ष्यों के बारे में। चलो उससे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इस तरह हम विकास के तात्पर्य दो तरह से सीखते हैं। इनकी लोगों के विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकता है। एक का विकास दूसरे का विनाश हो सकता है। कैसे? मान लीजिए जैसे नर्मदा नदी के ऊपर डैम बनाया गया है, तो उस डैम के ऊपर वहाँ जो डैम का निर्माण किया है नर्मदा नदी के ऊपर, मैं लिख देता हूँ आपको, नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम का निर्माण किया गया और डैम का वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो क्या हो गया? विनाश हो गया। लेकिन ये डैम, सरदार सरोवर जो डैम बनाया गया, इसके ऊपर पानी को एकत्रित करके और दूसरी जगह
इनको भेजने के लिए यहाँ इनके लिए विकास हो गया। तो एक का विकास एक का विनाश भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य होता है किसी एक के प्रकृति के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो एक के लिए हानिकारक है तो दूसरे के लिए वही चीज़ फायदेमंद हो सकती है। तो किसी भी तरह से का ज़्यादा आप आय चाहने के लिए या आय के अतिरिक्त दूसरी हमारी स्वतंत्रता के ऊपर भी विकास की जो धारणाएं हैं वो निर्भर करती है। तो ये हमें बताती है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि विकास और विनाश, यानी कि जैसे यहाँ हमारे अर्थशास्त्र की पुस्तक के अंदर ये दिया गया है कि सरदार सरोवर जो डैम बनाया गया है इसके अंदर ये दिया गया है कि एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, यानी कि विनाशकारी भी साबित हो सकता है। ये नर्मदा नदी के ऊपर एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है और उसे स्वीकार करने से पहले हम उनके बारे में भी सोचते रहते हैं। तो जैसे कि हम काम करने का वातावरण कैसा होगा, वहाँ पर काम कर पाएंगे या नहीं। दूसरी नौकरी में यदि आपको बेहतर वेतन मिलता है या बेहतर वेतन मिलने की संभावना होती है तो वो क्या हो सकती है, लेकिन यह नियमित रोजगार है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम विकास की तरह सोचते हैं। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि विकास के लिए लोगों को मिले जुले लक्ष्यों की तरफ प्रभावित करता है कि विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं लोगों की। कैसे? यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर पे और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यद्यपि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर के लिए कामकाज में ज़्यादा बंटवारा काम करने की इच्छाएं हैं, ये भी उनके ऊपर निर्भर करती है कि किस प्रकार से वो घर की भागीदारी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारे विकास के लक्ष्य को भी तय करता है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय विकास। हमारा राष्ट्रीय विकास से हम क्या तात्पर्य समझते हैं? राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास क्या है? देखो, जैसा कि हमने अभी बताया कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तो उनका राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणाएं भी भिन्न भिन्न होती है। आप आपस में इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारत को विकास के लक्ष्यों का जो निर्धारण है वो अलग अलग बताना पड़ेगा। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में उपयुक्त प्रश्नों को आप अलग अलग प्रश्न दो, आप अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दोगे कि एक का विकास क्या हो सकता है तो दूसरे का क्या हो सकता है। आप उनमें से आप बताओगे कि किसी का विकास का लक्ष्य क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। हर आदमी का अपना विकास का अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए? ये यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय भी अलग अलग होते हैं। सभी के लिए निर्णयपूर्ण सच यह है कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या करना होगा, विकास का लक्ष्य क्या है, विकास के ऑब्जेक्टिव क्या है और विकास से क्या अभिप्राय हो सकते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के बारे में हम अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न देशों के राज्यों की तुलनाओं के बारे में हम जब बात करते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो तो फिर कुछ देशों में विकास तथा कुछ देशों को विकसित तथा अविकसित कैसे कहा जा सकता है। जैसे भारत है अविकसित कंट्री आता है, अमेरिका वहीं विकसित कंट्री आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन हमसे अधिक ज़्यादा है, तो इसलिए उसके पास संसाधन तो वो विकसित कंट्री के अंदर आता है। हमारे पास संसाधन कम है तो हम विकासशील या अविकसित कंट्रियों के अंदर आते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो इसमें संभावनाओं का अंतर दोनों अलग अलग हो सकता है। तो हम इसकी तुलना के बारे में भी अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं तो हम उनके भी लक्ष्यों को भी अलग अलग देखते हैं। हमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और उनकी रुचि के आधार पर उनके विकासों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि सबसे अच्छा कार्य करने में क्षमता नहीं रखता हो, लेकिन जो सबसे अच्छे कार्य करने में क्षमता हो सकता है कि सबसे बुद्धिमान ना हो। तो ये अलग अलग होती है कि विकास की जो मापदंड की जो भावनाएं होती है वो अलग अलग होती है। सामान्यतः हम
सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो से महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर उसकी तुलना हम आपस में करते हैं। इनकी कैसे करते हैं कि विद्यार्थियों को मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोग तथा रचनात्मक रवैयों के आधार पर। हो सकता है कि एक मित्रात्मक विद्यार्थी जिसके अंदर भावना ऐसी इस प्रकार की है, तो वो हो सकता है कि रचनात्मक ना हो, या जो रचनात्मक है वो मित्रतापूर्ण उसमें फ्रेंडशिप वाली जो सर्कल है वो ना रहे। तो ये भी हम चीज़ दे सकते हैं। यही बात हम विकास के ऊपर भी लागू करते हैं कि देशों की तुलना करने के लिए आय और तथा उनकी समृद्धि के ऊपर हम अलग अलग मापदंडों को तय करते हैं। समझ में ये हमारी समझ के ऊपर आधारित है कि हम विकास के इन मापदंडों को कैसे कैसे तय करते हैं। तो किसी देश की राष्ट्रीय विकास को मापने के लिए अब मैं आपको कौन कौन से मापदंड तय करते हैं। नंबर 1 आती है राष्ट्र की औसत आय, यानी कि औसत आय। औसत आय का तात्पर्य क्या है कि सभी क्षेत्रों से, यानी कि सभी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों से कुल मिलाकर जो उनकी आय होती है, यानी कि कृषि से भी जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि से या दूसरे व्यवसायों से, इन सभी क्षेत्रों से मिलाकर जो आय उनको प्राप्त होती है वो औसत आय कहलाती है। तो औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है हमारा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। चौथा होता है शैक्षणिक स्तर, शैक्षणिक स्तर। और पांचवा होता है शिक्षा। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय इनकी टोटल आय क्या है, जीवन प्रत्याशा लोगों की कुल इनकी आयु कितनी निर्धारित करती है, शिक्षा का स्तर क्या है, और हमारा मतलब कि शैक्षणिक स्तर क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम गौर करते हैं कि किसी देश की जो आय होती है या किसी देश के विकास को हम इन सभी मापदंडों के आधार पर भी हम तय करते हैं। इनकी हम किसी देश की जो टोटल मान के चलते हैं कि किसी देश का विकास किन किन स्तर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें हमारे सबसे पहले पहलू के अंदर आती है कि इन चीज़ों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, इन पहलुओं के ऊपर हम गौर करते हैं कि किसी स्तर के ऊपर यानी कि देश के विकास का स्तर इन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण होगा यानी कि प्रभावी होगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि यदि औसत आय की तुलना में व्यक्ति को की समानताएं असमानताएं अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मान लीजिए एक व्यक्ति एक कई देश है, मान लीजिए कई देश है, जैसे क्या मैं आपको अपने भारत तथा अपने पड़ोसी देशों के एग्जाम्पल के बारे में आपको बताऊं। जैसे भारत है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है। वहीं हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की आय कितनी है। तो श्रीलंका हमसे हर क्षेत्र के अंदर आगे हो गए, इनकी प्रति व्यक्ति आय में, जीवन प्रत्याशा के अंदर भी, सकल घरेलू उत्पाद में भी। तो हमसे यदि हम इसका विश्व बैंक या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसके माध्यम से जब हम तुलना करते हैं तो आज श्रीलंका हमसे कहीं आगे है। तो ये हमारे ऊपर ये हमारी जो आर्थिक संसाधन है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आर्थिक संसाधन किस पहलू में हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं या कैसे हमारे कार्य करते हैं। तो ये किसी देश की व्यक्तिगत आय को पहचानने के लिए, व्यक्तिगत आय को मापने का ये महत्वपूर्ण मापदंड भी होता है, महत्वपूर्ण मापदंड होता है। बच्चों नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आय और उसके मापदंड के साधन। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर घर बच्चों एक बार इस चैप्टर को आप सभी पढ़ेंगे, ऑनेस्टली सभी इस चैप्टर को आराम से घर बैठकर ध्यान से पूर्वक सभी पढ़ेंगे। और जब आप नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से इसको आप अनुभव करोगे, उसको अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। थैंक यू वेरी मच।